हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नागरी लिपि के बारे में कि नागरी लिपि जो है वो कब मतलब किसने लिखा था। इस चैप्टर में के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग में 30 ऑब्जेक्टिव हम आपको इसमें करवाएंगे और समय हम लोग का बिल्कुल वही रहेगा, बहुत कम से कम समय में हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि और फुल डिटेल्स में वीडियो जो अगर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे मेन चैनल पर जाइए, राज साइंस क्लासेस सर्च मारिए, राज साइंस क्लासेस बाय प्रिंस सर। यूट्यूब पे मेन चैनल आ जाएगा, मेन चैनल पर लोगो लगा हुआ है आरएससी का, उस पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हैं, चलते हैं। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो क्या है, आज का जो है वो नागरी लिपि है। क्या है बच्चा? नागरी लिपि के बारे में हम लोग को जानना है कि नागरी लिपि क्या है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक का नाम क्या है। नागरी लिपि जो पाठ है इसके लेखक जो है, उनके लेखक का नाम क्या है बच्चा? तो याद रखिएगा, नागरी लिपि जो लेखक है उसके लेखक के पाठ का जो नाम है उनका नाम क्या है भाई? देखिए यतीन्द्र मिश्र हो नहीं सकता, गुणाकर मूल्य होगा। क्या होगा? गुणाकर मूल्य जो है उनके पाठ का, उनके अर्ज का नाम है। ठीक है, चलिए पीला कलर थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ ये वाला पीला, ये वाला ठीक है, चलिए हाँ चमक रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि जो है इसके आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं, यानी कि नागरी लिपि के बारे में जो लेख लिखे गए थे, आरंभ के लेख, शुरू के लेख कहाँ से मिलते हैं बच्चा? तो याद रखिएगा, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो आपको मिलते हैं कहाँ से? दिख रहा है थोड़ा सा? अब सही होगा, देखिए हाँ ठीक है। चलिए नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो कहाँ से मिलते हैं आपको? तो वो मिलते हैं दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलता है आपको? दक्षिण भारत से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। नागरी लिपि जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कहानी, निबंध, ललित निबंध, उसी प्रकार नागरी लिपि जो ये पाठ है वो साहित्य की कौन सी विद्या है भाई? तो याद रखिएगा ये साहित्य की निबंध है। कौन सी है भाई? निबंध। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि नागरी लिपि के टाइप कब बने थे। नागरी लिपि के जो टाइप है वो कब के बने हुए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा लगभग दूसरी सदी से पहले के, दूसरी सदी पे भी नहीं, लगभग दूसरी सदी से पहले के बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। कब से मिलने लग जाते हैं? तो याद रखिएगा 11वीं सदी से। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा जो अभी है वो प्राचीन काल का मराठी भाषा का लेख कब से मिलना स्टार्ट हो जाता है भाई? तो याद रखिएगा 11वीं सदी के आसपास से वो लेख आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिला है। नागरी लिपि जो है इसका प्राचीनतम लेख, सबसे पुराना लेख किस प्रदेश से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, नागरी लिपि का जो सबसे प्राचीनतम लेख है वो मिला है दक्कन प्रदेश से। कौन सा? दक्कन प्रदेश से मिला था। कौन से प्रदेश से? दक्कन प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो अभी हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? नागरी लिपि पढ़ रहे हैं, उसमें देवनागरी आएगा। क्या आएगा? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जो इस चैप्टर के लेखक है गुणाकर मूल्य जो थे, गुणाकर मूल्य, उनका जन्म कब हुआ था भाई? तो गुणाकर मूल्य का आपका जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 में। कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, इससे पहले वाले लेखक का जन्म कब था? 1907 में। अब के जो लेखक है उनका जन्म कब है भाई? तो उनका जो जन्म है आपको बताया जा रहा है कब, उनका जन्म है 1935। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? गुणाकर मूल्य जो है वो कौन से निबंध की रचयिता है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य जो है वो नागरी लिपि के रचयिता है। किसका रचयिता है? नागरी लिपि के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, निबंध के लेखक है, मतलब इस निबंध, ये जो नागरी लिपि लिखा गया है इस निबंध के लेखक कौन है भाई? तो नागरी लिपि जो है निबंध, इसके लेखक है गुणाकर मूल्य। कौन है भाई? गुणाकर मूल्य। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा
सबसे अधिक प्राचीन है, मतलब सबसे अधिक पुरानी है, प्राचीन है, ठीक है। याद रखिएगा वो है तमिल भाषा। कौन सी भाषा? तमिल भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ईसाई की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्या कहा है अपने लेखों की लिपि को? तो अपने लेखों की लिपि को जो कहा है उन्होंने कहा है नंदी नागरी। क्या कहा है? नंदी नागरी उन्होंने अपने लेखों की लिपि को कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश डैश लिपि में अंकित है। मतलब कि 12वीं सदी में जो केरल के शासक थे, केरल के शासक, उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे उस सिक्के पर वीर केरलस्य लिखवाया है। और वीर केरलस्य जो है वो किस जैसा शब्द किस लिपि में अंकित है? तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में अंकित है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूले साहब होंगे। लिपियों की बात जैसे ही आएगी ना आपके 10th क्लास में, तो गुणाकर मूले को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि का क्या कहलाती थी? अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि, सजाओ लिखा हुआ है, राजाओं होना चाहिए था, राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो नंदी नागरी। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्या नाम दिया गया था, तो उन्होंने नाम दिया था नंदी नागरी दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है 18, 19 और 22 में, कंपार्टमेंटल और प्रथम पार्टी में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है भाई? तो हिंदी के आदि कवि किसको कहा गया है? सरहपाद को कहा गया है। क्या कहा गया है? हिंदी के आदि जो कवि है उनका नाम, कितना बच्चा गुणाकर मूले पर टिक मारेगा? बिल्कुल नहीं बच्चा। हिंदी के जो आदि कवि है उनको उनका क्या नाम है? तो उनको किसको कहा गया है? सरहपाद को हिंदी का आदि कवि कहा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कि सरहपाद की कृति कौन सी है? सरहपाद जो है इसकी कृति कौन सी है बताइए, पहचानिए कौन सी कृति है। याद रखिएगा दोहा कोश। क्या याद रहेगा? दोहा कोश। दोहा कोश जो है बच्चा वो सरहपाद की क्या है? कृति है। कृति कहने का मतलब रचना बोल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग गया है? आरंभिक यानी कि प्रारंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग गया है? तो याद रखिएगा 8वीं और 9वीं सदी से। कब मिलने लगा है? 8वीं और 9वीं सदी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? यह आपको 11th में हिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है, और हिंदी में भी पढ़ना है आपको। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति, याद रखिएगा जो था, जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, साक्षर नहीं थे, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं कि सभी धर्मों को सेम भाव दिया करते थे, वो तो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने करवाया था, ठीक। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि दोहा कोश किसकी रचना था? सरहपाद जी की रचना था। किसका? और सरहपाद को ही हिंदी का क्या कहा गया है? आदि कवि कहा गया है। क्या कहा गया बच्चा? आदि कवि जो कहा गया है वो सरहपाद साहब को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कि परमार शासक भोज परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा धारा नगरी के। कौन सी नगरी के? परमार जो शासक थे भोज, राजा भोज का नाम सुना होगा, कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यही राजा के लिए है, ठीक है। तो भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे बच्चा? धारा नगरी के। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा जो दान पत्र मिला है वो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। कब का है? 1020 ईस्वी का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है भाई? तो रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। रामचरितमानस की जो रचना है वो भी आप जानिए, पढ़िए जाकर के, ठीक है। रामायण की रचना किसकी है भाई? तो रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? यानी कि एक पुस्तक है जिसका नाम है सूर्य, ये किसकी रचना है भाई? तो याद रखिएगा सूर्य नामक पुस्तक ये गुणाकर मूले साहब की ही रचना है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसकी प्रसिद्धि तीर्थ स्थल है?
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसकी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भाई? तो याद रखिएगा जैनों की। किसकी? जैनों की। जैन धर्म है एक प्रकार का, तो जैनों की तीर्थ स्थल को कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था धारा नगरी कहां से संबंधित था? भोज से, राजा भोज से। अब कह रहा है कि विद्यानुराग के लिए क्या है? इतिहास में प्रसिद्ध है। धारा नगरी का कौन सा शासक? तो याद रखिएगा परमार शासक भोज, क्योंकि वो यहीं के थे। ठीक है, परमार शासक भोज। अभी कुछ देर पहले ही तुम लोगों ने पढ़ा था ना उनके बारे में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि टकसॉल शब्द का अर्थ क्या है? वाह, कैसे हो गया? चलिए, टैक्सॉल शब्द का अर्थ क्या है बच्चा? याद रखिएगा टैक्सॉल जो शब्द है आपका, उसका क्या अर्थ हो सकता है? तो उसका अर्थ है जहां सिक्के ढलते हैं। क्या है? जहां सिक्के ढलते हैं। टैक्सॉल शब्द का क्या अर्थ है? जहां सिक्के ढलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि मतलब, हस्त मतलब हाथ और लिपि मतलब लिखावट। हाथ की लिखावट को क्या कहा गया है? हस्तलिपि कहा गया है। क्या कहा गया है? हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 29 नंबर क्वेश्चन कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि राम जी और सीता जी की आकृति थी। किसकी थी? राम जी और सीता जी। 30 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक है, ये पाठ जो है वो कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारतीय लिपि। देखो लिपि से लिपि मैच करना है ना, तो इसलिए मैच करवाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और जैसा कि बोला गया था, बहुत कम, जितना कम प्रयास हम कर सकते हैं, जितना आपका कम से कम समय लेने का, उतना कम से कम समय में आपके बीच कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोग तैयारी कीजिए और आगे ऐसे ही, ऐसे करते करते हम आपको हर एक विषय का और हर एक चैप्टर का ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।